नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स डोलने वाला खास कार्यक्रम बिग डिबेट। पूरी दुनिया में मौत की दहशत फैला देने वाला कोरोना को अभी कोई भूला नहीं है। एक बार फिर वही कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। कोरोना के नए अवतार BF7 ने चीन में हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में भारत ने भी कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद मंगलवार को देश के सभी राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर व्यापक अमल किया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल कितनी असरकार होगी, कितना फायदा होगा, इस पर देखिए हमारी आज की खास पेशकश मॉक ड्रिल कोरोना किल। इस चर्चा में हर एंगल पर विश्लेषण करने के लिए हमारे पास एक मेहमानों का पैनल रहेगा। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं और चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बने खौफनाक मंजर को शायद ही कोई आदमी अपने जहन से निकाल सकता है। खूनी डेल्टा वेरिएंट का जिक्र होते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। हॉस्पिटल में बने हालात, फर्श पर बिछी लाशें, ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसें और शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें कोरोना की मचाई तबाही की गवाही आज भी देती हैं। इधर एक बार चीन में बने दानव ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस बार उस दानव का शिकार खुद उसे बनाने वाला चीन हुआ है। उधर भारत सरकार ने दूसरी लहर जैसे हालात देश में फिर से न बन जाएं, इसके लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरी लहर के दौरान देश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से परेशान हुआ था। इस बार अगर कोरोना का सब वेरिएंट भारत में दस्तक देता है तो वैसे हालात नहीं बने, इसके लिए केंद्र के निर्देश के बाद आज एक साथ देश के सभी राज्यों में बने सरकारी हॉस्पिटल्स के ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की गई। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कोरोना से निपटने की तैयारियों का दावा कर रही है और आंकड़ों के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई समेत दूसरी सुविधाओं के दुरुस्त होने का दम भर रही है। देखिए, सभी हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, ICU बिस्तर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, सबकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हमने की हुई और हमारे एक्टिव केस भी नहीं है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, परंतु सुरक्षित रहना है तो हमें प्रिकॉशन लेना है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इधर कांग्रेस मॉक ड्रिल पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो मोदी सरकार कोरोना का डर बताकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब मॉक ड्रिल नहीं है, ये ड्रिल है इस बात की कि राहुल गांधी की पदयात्रा को कैसे रोका जाए। कोरोना से चीन में मचे कोहराम के बीच भारत अलर्ट पर है। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश है कि दूसरी लहर के दौरान देश में मची बर्बादी का इतिहास दोबारा दोहराया न जाए। हालांकि तैयारियों के बीच कांग्रेस नेताओं के आरोपों ने देश की राजनीति में सियासत का तड़का लगा दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल शर्मा की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है शशांक भार्गव, कांग्रेस विधायक, आशीष शर्मा बीजेपी विधायक और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग चिकित्सा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आशीष शर्मा जी। आपको आवाज आ रही है? आशीष जी, सीधा सवाल यह है कि जो आरोप आपने अभी सुना, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि जो मॉक ड्रिल हो रही है वो भारत जोड़ो यात्रा यदि ना हो पाए, किसी तरह रोकी जाए, इसके लिए हो रही है। देखिए, कोरोना का भारत जोड़ो यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पिछले लंबे समय से निकल रही है और हमको भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए कोई कोरोना का डर बताना इस तरह का नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। विश्व के अनेक देशों को और खास करके चाइना को जिस तरह कोरोना ने हलाकान कर रखा है, उसकी तस्वीरें, वीडियो विभिन्न माध्यमों से हमारे तक पहुंच रहे हैं और कांग्रेस ने और कमलनाथ जी की सरकार ने कभी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी लगातार कोरोना को लेकर न सिर्फ सचेत रहे बल्कि जितने संसाधन जुटाकर मरीजों की जान बचाई जा सकती थी उसके लिए काम किया। कोरोना कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जिसके बारे में कोई भ्रम फैलाया जा सके। मौत होते लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी है। किस तरह का दृश्य उपस्थित हुआ था वो भी किसी से छुपा नहीं। इसलिए सरकार कोरोना को लेकर डराएगी, ये बहुत सोचना ही बेईमानी है। लेकिन देश के करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हमने कोरोना के जो वैक्सीन है उसके डोजेस भी लगाए, बूस्टर डोज भी दिया है और आने वाले समय में अगर महामारी आती है बहुत तीव्रता के साथ
तो उससे निपटने में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे संसाधन कितने कारगर साबित होंगे, इसके लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। प्रधानमंत्री जी हो, स्वास्थ्य मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, ये सब लोग निरंतर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी। इसलिए कोरोना देश में और प्रदेश में इतना नुकसान नहीं कर पाए। लोगों को समय पर इलाज और अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। शशांक जवाब और लेते हैं। शशांक जी, जिस तरह से बीजेपी सरकार मॉकड्रिल कर रही है कोरोना का, जो पूरे दुनिया में एक बार फिर लग रहा है कि कोरोना फिर आ सकता है, चीन में या कई देशों में फिर से कोरोना की जो खबरें आ रही हैं, उससे बचने के लिए यदि सब मॉकड्रिल होती है तो इस तरह के आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप कोरोना के बचाव के लिए मॉकड्रिल करना कोई बुरी बात नहीं जी। सरकार को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जो सतर्कता बरतना चाहिए वो सरकार नहीं बरत रही है। केंद्र सरकार चारों तरफ के हवाई अड्डों को बंद करे जी। और जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन करे या जो जा रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन करे। देश में सेकंड लहर जैसी दहशत जो फैला रही है सरकार, वो गलत है। और उस दहशत का एक ही कारण है कि माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा से डरे हुए, उसकी वजह से। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, डरे हुए, जिसकी वजह से मॉकड्रिल की जा रही है। पहले चारों तरफ के एयरपोर्ट बंद किए जाएं, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने पहले कहा था। और हमारे साथी अभी कह रहे थे कि शिवराज जी की सरकार ने बहुत काम किया और कमलनाथ जी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं उनकी जानकारी ठीक कर लें। जिस दिन अविश्वास आया था उसके पहले माननीय कमलनाथ जी पूरी तैयारी कर चुके थे, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और हमने विधानसभा इसलिए स्थगित की थी कि कोरोना आ रहा था, लेकिन हमारे आज के जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार गिरने वाली है, कोरोना नहीं डरोना है, ये कहकर आप स्थगित कर रहे हैं विधानसभा को। ये पिछला वाक्य है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको। अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसको रोकने का प्रयास करने के लिए इसे की वैवाहिक स्थिति बताकर उसे रोकना चाहते हैं। शशांक जी, लेकिन शशांक जी, लेकिन जिस तरह की स्थिति लोगों ने बाद में देखी है उसको भी इंकार नहीं किया जा सकता है। कितनी तैयारी थी, नहीं थी, लेकिन तैयारी यदि पहले होती है तो उस पर इस तरह के सवाल भी नहीं उठाए जाने चाहिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, उसमें हमारे विदिशा के मेडिकल कॉलेज में ये आलम था कि डरा डरा के लोगों को मार डाला। एक रात में 60 मौतें हुई। लाशों के निपटारे के लिए कलेक्टर वहां पर रात भर बैठे रहे और आपने देखा होगा एक शव वाहन में इतनी लाशें भर के गई कि रास्ते में वहां से उसमें से उचक के नीचे गिर पड़ी। ये अव्यवस्था थी मध्य प्रदेश सरकार की उस समय। अब ये डराने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि सबसे पहले उन्हें चारों तरफ के एयरपोर्ट लॉक करना चाहिए। चलिए, इसका हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ भुवनेश्वर गर्ग साहब जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह से मॉकड्रिल या देश में, चूंकि हम लोगों ने जब पहले कोरोना हुआ उसके बाद जो मॉकड्रिल भी नहीं कर सकते थे, उस बार जो लोगों ने इंतजाम किए, आज यदि उससे सीख कुछ किया जा रहा है तो क्या लगता है मॉकड्रिल के अलावा जो पब्लिक प्लेस है जहां भीड़ हो रही है वहां पर क्या नियंत्रण करने की जरूरत है? अमित जी, मैं तो मतलब इतना इस चीज़ में हास्यास्पद स्थितियां देखता हूं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी आज हमको चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए मॉक ड्रिल करना पड़ रहा है, जबकि हम पिछले 3 साल में लगातार इतना बड़ा संकट झेल चुके। जब हमारे पास डॉक्टरी व्यवस्थाओं को लेकर ढेर सारी कमियां थी, हमारे पास समय था वो कमियां पूरी करने का, हमारे पास समय था उन व्यवस्थाओं को जुटाने का जिन व्यवस्थाओं से आने वाली महामारियां रोकी जा सकें। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बात करता हूं, ये जो भी कोरोना का प्रकोप है ये चाइना प्रायोजित है और इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है फार्माक्रान। हमने इसको फार्माक्रान की संज्ञा दी है कि जो ये पूरा माफिया है ये लगातार खेल रहा है इसके ऊपर। 2019 में कोविड का वायरस चाइना की लैब में, वुहान लैब में डिस्पोज हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत महामारी फैली थी और वही अल्टीमेटली पूरी दुनिया में फैला। अब आप फिर देखिए उठाकर कि पिछले अगस्त से चाइना में हालत खराब है और आज ये स्थिति है कि हमारे यहाँ भी सितंबर में ये वायरस मिल चुका। उसके बाद भी ये स्थिति है कि आज चाइना में जहां महामारी के सीन दिखाए जा रहे हैं, पूरा मीडिया
पूरे प्रायोजित तरीके से उसके सारे आंकड़े दिखा रहा है, डरावने फोटो दिखा रहा है, और जबकि वो चाइना उस जगहों पे सारी अपनी शिथिलताएं कर चुका है, सारे प्रतिबंध उसने हटा लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोल दी हैं। इस बात के क्या अर्थ निकालेंगे आप? इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर स्थिति इतनी भयावह है तो चाइना चाहता है कि वायरस पूरी दुनिया में फिर फैले और फिर से उसको अपनी चीजों को बेचने का, किट्स बेचने का, दवाई बेचने का मौका मिले। लेकिन मैं समझता हूं आपने एक नई बहस में एक नई चर्चा शुरू की है। आशीष जी, जिस तरह की डॉक्टर साहब ने बात कही है कि एक आयाम ये भी है, एक एंगल ये भी हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 साल में, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उसका मॉक ड्रिल ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन फिर से सिलसिलेवार उसका यह होना चाहिए कि भाई अब आगे से इतनी बड़ी यदि कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो मॉक ड्रिल नहीं, हमको हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। क्या तैयारी इतनी काफी नहीं? क्योंकि बीच में हम लोगों ने भी किया था, कई जगह के ऑक्सीजन प्लांट बंद थे, उनको फिर से लगता था कि सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कोई फिर बीमारी हो और फिर उसको शुरुआत की जाए। जी देखिए, हमारे यहाँ अधिकांश जिलों में ऑक्सीजन प्लांट चालू है, बढ़िया हालत में है जी। ऑक्सीजन के पर्याप्त व्यवस्था कई ब्लॉक मुख्यालयों के अस्पतालों में भी की है। आईसीयू के बेड हमारे पास उपलब्ध है, प्रशिक्षित स्टाफ है, 108 को अपडेट किया गया है। और कुल मिलाकर जब पहली बार ये आपदा आई थी उस समय से लेकर और जब हमने लंबा समय इसके साथ बिताया तो बहुत सारे अनुभव भी हमारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सरकार के पास है। इसलिए निश्चित रहिए कि जो कमियां रह गई थी पहले, अगर महामारी आती है तो हम उन सबको दूर करने का काम करेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है, प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो, महामारी हो, उस समय सरकारों पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए और कैसे हम सब एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ सके, कैसे इस बचाव कार्य में लगे लोगों का हौसला बढ़ा सके, इस दिशा में सोचना चाहिए। बिल्कुल। किसी की यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं? इसलिए यात्रा को लेकर किसी तरह का निर्देश सरकार नहीं दे रही है। आप खूब यात्रा निकालिए अपनी, ये आपका विषय है, लेकिन अगर कोरोना फैलता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबको है। बाजारों में भीड़ नहीं हो, अगर और ज्यादा कुछ प्रतिबंध लगाना पड़े तो वो भी सरकार समय समय पर निर्णय लेगी। लेकिन वैक्सीन के कारण हम पिछली बार भी बचे थे और इस बार भी वैक्सीन लगे होने के कारण हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी न्यूनतम सावधानी हम रख सके वो रखें और ये महामारी भारत में पैर नहीं पसार पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं बिल्कुल दोबारा से बीमारी से लड़ने के लिए सबको रहना चाहिए। शशांक जी का उस सवाल है। जी शशांक जी। हमारे साथी भाई कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। मैं विदिशा मेडिकल कॉलेज की बात करूं कि मुझे विधानसभा में लिखित उत्तर दिया गया कि 1 महीने के अंदर सिटी स्कैन मशीन लगा दी है। 1.5 साल गुजर गया, मशीन यहाँ पर आके रख गई, इसके बाद वापस चली गई, उससे कम पावर की मशीन जिला अस्पताल को भेज दी सरकार ने और उसका भी इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुआ। ये इनकी तैयारी है कोरोना से निपटने की। वैक्सीन का जहां तक सवाल है, वैक्सीन का पे भी मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि मैंने आज तक कोई हिंदुस्तान में ऐसी सरकार नहीं देखी जो अपने आप का भरोसा जनता के ऊपर जताए। सरकार स्वयं भरोसा होती है जनता का, लेकिन आपने देखा होगा मोबाइल उठाते से ही ट्यून बजती थी कि भारत में बनी वैक्सीन पर भरोसा रखिए। क्या सरकार को स्वयं जनता से कहना चाहिए जो खुद ने उसने बनाई है? पूरे देश का सीधे हाथ में वर्किंग हैंड में इन्होंने इंजेक्शन लगाया और माननीय मोदी जी और शिवराज की फोटो देख सकते हैं आप, उन्होंने उल्टे हाथ पे लगवाया नॉन वर्किंग हैंड में। WHO की गाइडलाइन है कि नॉन वर्किंग हैंड में आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जनता का सीधा हाथ खराब करने का ही मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि इन्होंने ऐसा कृत किया। आज भी जब से मेरे हाथ में वैक्सीन लगा है आज तक मेरा हाथ प्रॉपर वर्किंग नहीं करता है। दोबारा डोज लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं अब ठीक हो जाएगा। इसके बाद तमाम दवाइयां खा के आज भी अपने हाथ को ठीक रखता हूँ। ये हालत इनकी तैयारियों की है। उत्सव मना लिए इन्होंने दूसरे कोरोना काल में, जब हिसाब किताब ज्यादा हो गया तो माननीय शिवराज जी कोरोना के बहाने से भर्ती हो गए अस्पताल में और अपना हिसाब किताब करते रहे। उत्सव मनाया मंत्रियों ने, अधिकारियों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए शशांक जी, आपने एक बात उठाई है कि सीधे हाथ में आपको लगाया गया और जिस तरह से वैक्सीन का हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वैक्सीन की जो बात है, एक सवाल तो उनका था जो उसका आप जवाब दीजिए, दूसरा ये कि जो अब नया वेरिएंट आ रहा है क्या बूस्टर डोज या बाकी जो लगना है, जो जिस तरह से सरकार भी कह रही लगवाइए, तो क्या इस नए वेरिएंट में वो कारगर हो सकता है क्या?
नहीं अमित जी, मैं एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उनको बहुत गंभीरता से बात कहनी चाहिए। जब भी वैक्सीन लगने की बात होती है तो यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा। ये व्यक्ति विशेष जैसे चाहता है, जैसे मैंने कहा कि पहला वैक्सीन, मैंने कहा, शशांक जी मेरी बात सुनिए, मैंने कहा मेरा पहला वैक्सीन मैंने अपने उल्टे हाथ में लगवाया। मैंने नर्स से कहा कि मेरे को पहला वैक्सीन इस हाथ में लगाना है, उसने मेरा लेफ्ट हैंड में लगाया। ये व्यक्तिगत चॉइस होती है। और दूसरा, जब दूसरा डोज लगने की बात आई तो नेचुरली फिर उसको दूसरे हाथ पे जाना था, क्योंकि एक ही हाथ में दोनों वैक्सीन नहीं दिए जा सकते थे। ये तो पहली बात का जवाब है। ये मैं सरकारी तंत्र का आदमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं सरकारी तंत्र की तरफ से पूरी जवाबदेही से बोल रहा हूं कि वैक्सीन लगाने का वैक्सीन सेंटर थे उसके वहां पर मैंडेटरी कर दिया था कि सीधे हाथ में उसके ऊपर मैंने जाके रोका। चलिए शशांक जी, इसका जवाब लेंगे, लेकिन गर्ग साहब ये बताएं कि क्या BF6 जिस तरह की जो नया वेरिएंट आ रहा है, क्या लोग नए बूस्टर डोज लगने हैं, क्या देखिए उसमें कारगर अमित जी, ये जितने भी कोविड वायरस के वैक्सीन हैं, ये कॉमन फ्लू वायरस की सीरीज है, जो 7वां वायरस है ये सीरीज का। इन सब वायरसेस के साथ बहुत लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं मिलती है। ये सारे वैक्सीन बहुत शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी वाले होते हैं, इसलिए इनके लगातार डोज लगाने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम फ्लू के वैक्सीन, फ्लू के जो वायरस होते हैं वो हर साल बदलते हैं, तो जो लोग गंभीर होते हैं जिनको लगाया जाता है उनको हर साल फ्लू का वैक्सीन का डोज लगवाना होता है। हार्ट के मरीज, डायबिटीज के मरीज, उसे इसी तरह से कोविड के भी आपको लगातार वो लेने पड़ेंगे। पर हाँ, यहाँ मेरा सवाल आज तक कायम है कि कोविड के जितने भी वैक्सीन लगे हैं, 150 करोड़ को 2-2 डोज लगने की हम बात करें तो अगर उसका 70% भी पकड़े तो इन 3 साल में, 2 साल में इन वायरस के वैक्सीन का जो शोध पत्र है वो आज तक हमारे देश ने 150 करोड़ का नहीं निकाल के दिया कि इस वैक्सीन से कितने फायदे हुए, कितनी इम्यूनिटी बनी, कितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कितने आगे इसके नुकसान हो गए, कितने लोगों में इम्यूनिटी मिली है, एंटीबॉडीज मिली हैं, उसका परसेंटेज क्या है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि हमारे देश की संस्थाओं को समय से ले आना चाहिए था। और इसलिए मैं इस बात को बार बार जोर देकर कहता हूं कि आपको बूस्टर लेना है या नहीं लेना, ये आप अपने विवेक से तय करें, डॉक्टर की सलाह से तय करें, और जरूरी हो तो पहले एक बार अपना एंटीबॉडी करवा लें, उसके अनुसार अपना डोज लगवाएं। जी एक सवाल आपसे आशीष जी, कि जिस तरह से एक सवाल आया कि भाई आपने मॉकड्रिल कर रहे हैं, लेकिन यदि बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को रोका जाए या जहां से लोगों के जो चेकिंग है उनको स्ट्रॉन्ग की जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ फिर से चौकसी की जाए, उनको किया जाए, तो शायद उसका एक असर हो सकता है। अगर वो देखिए, नए मरीज अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पे हो ही नहीं है। वो लोग सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई पकड़ में आएगा सस्पेक्टेड तो उसको क्वारंटीन भी किया जाएगा, उपचार जैसा होगा वैसी व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन मैं केवल आपसे आपके माध्यम से एक बात विपक्षी दलों से कहना चाहता हूँ, जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और जतन के साथ बनाई, कांग्रेस ने उस वैक्सीन पर कई बार सवाल उठाए, लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया कि आप भी वैक्सीन मत लगवाइए, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। तो कम से कम देश के सामने यदि कोई आपदा आती है तो उसको लेकर तो हमारे देश के राजनीतिक दलों का नजरिया बदलना चाहिए। सरकार के साथ हम खड़े हों, बात बात में मीट मेक ना निकालें कि उसको इंजेक्शन वैक्सीन गलत जगह लग गया, वहां इतने लोगों की जान चले गई। भाई, आपदा में बहुत सारे लोगों की जान गई, और हर राज्य में गई। ऐसा नहीं कि किसी राज्य ने बहुत जाने बचा ली, क्योंकि वो दौर इतना खतरनाक था। लेकिन हमने उस दौर को देखने के बाद अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट किया है, हमने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार किया है, और इसलिए चुनौतियों का मुकाबला हम एकजुटता के साथ कर सकते हैं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, लेकिन अगर हम इस बचाव कार्य में लगे हुए लोगों की बुराई करेंगे या कहेंगे कि व्यवस्थाओं में दम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होंगे। हम जहां पर हैं, जिस जगह आशीष जी वहां की व्यवस्थाओं को सुधार। कुछ सुझाव भी ले लें, शशांक जी, कुछ सुझाव दे दीजिए, कम से कम इस चर्चा में कुछ सुझाव यदि हो तो दे दीजिए, यदि ऐसा लगता है, क्योंकि आपको भी एकमत होकर इस मॉकड्रिल है, मॉकड्रिल को किस अंदाज में करनी चाहिए। जी, मेरा निवेदन है आपसे, आशीष जी से भी, कि हर विपत्ति में कांग्रेस और बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। पूरे नागरिकों को, पूरे देश की पार्टियों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन अगर मौजूदा सरकार कोई गलत काम करती है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। जी। जब कोरोना का सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर आई तो एक तरफ से ये हालत कर दी कि पूरे देश में चालान काट दिए गए, किसकी रसीद दे रहा है, किसकी नहीं दे रहा है, किसी की 3,000 की, किसी की 2,000 की, किसी निकल रहा है। अगर आदमी कोई जरूरी काम से भी जा रहा है तो उसकी भी रसीदें बनाई। उस बात का हमने खुलकर विरोध किया विदिशा में, और
हमने ये पूछा सरकार से कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, आज तक सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। विधानसभा में भी कोई जवाब नहीं दिया कि हमने इस पैसे का क्या किया। जी अगर इस तरह के गलत काम सरकार के आदेश से या जिला प्रशासन के आदेश से होंगे तो उसका निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। अगर कोई इलाज में कमी बेची रहती है उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। वो हमारा हक है। जी लेकिन आपका, अगर किसी आपका शशांक जी इसका जवाब भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यह है कि जिस तरह से लोगों ने उस दौर को देखा है, सेकंड जो लहर आई थी, उस समय सरकारी अस्पताल की चलिए व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाओं पर भी एक बात होनी चाहिए कि किसको कितना, क्योंकि उस समय जिस तरह से दवाइयां नहीं थी, आज वो दवाइयां भी आई हैं। क्या नए नए वेरिएंट आएंगे तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा? नहीं अमित जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे फिर कहता हूं अपनी बात कि ये एक चाइना प्रायोजित बाजारवाद का एक प्रकोप है जिसको सबको मिलकर लड़ना चाहिए। जी ये जितने भी वायरसेस हैं, सबसे पहली बात तो बहुत बेसिक सी बात, लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं पता, बीमारी नहीं पता, इसको लेकर बहुत संशय फैलाया गया। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि वायरस को लेकर बहुत स्पष्ट बातें सारी मेडिकल बुक्स में लिखी हुई हैं कि वायरस के ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवा कभी काम नहीं करती है। और आप देखिए क्या हुआ, बार बार जबरदस्ती के प्रोटोकॉल्स बना के ढेर सारी दवाइयां जो रेमडेसिविर, इबोला और सार्स में फेल हो गई थी उसको दोबारा से बाजार मार्केट में लेके आ गया, एजिथ्रोमाइसिन लेके आ गया, डॉक्सीसाइक्लिन लेके आ गया। हमने मार्च 2020 में अपने सारे आर्टिकल्स में स्पष्ट तौर पे मना किया था कि जिन जिन को भी एंटीबायोटिक दी जाएंगी उनमें नुकसान होने की संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी, और अल्टीमेटली देखिए वही निकल के आया। नंबर 2 जो हमारा ऑब्जेक्शन था कि इन मरीजों को खुले मैदान में बड़ी व्यवस्थाओं में दूर दूर रखकर उनका इलाज किया जाना चाहिए, इनके अच्छे भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने कहा था कि जैसे सिंहस्थ या कुंभ के पैटर्न पर हम कैंपिंग करते हैं उस तरह से हमें सारे स्टेडियम्स में, बड़े खुले मैदानों में पार्किंग व्यवस्था, जहां जहां भी जगह है वहां हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए। हम 100 में से 99 मरीज इन जगहों पर ठीक कर ले जाते हैं और हमको हमारे सारे अस्पताल, बड़े बड़े सेंटर 1% गंभीर मरीजों के लिए मिलते जो हम बड़े आराम से मैनेज कर सकते थे। अभी हमने क्या किया, कोविड के नाम पर, डर के नाम पर पकड़ के सबको पहले तो अस्पतालों में भर्ती किया, खींच के ले गए घरों से निकालकर, और उसके बाद क्या हुआ, जब सब भर गए तो फिर कानून आ गया कि सब आप घर में रहिए, अब हम आपको नहीं ले जा सकते। चलिए, तो ये कैसा इलाज? जी आपका कहना यह है कि जिस तरह से अस्पतालों में लोगों को किया गया, दवाइयों के बारे में बिल्कुल आशीष जी, ये है कि यदि दवाइयों को लेकर भी एक प्रोटोकॉल जारी हो, क्योंकि अब तो लोगों को मालूम पड़ भी गया है कि क्या विशेषज्ञता होनी चाहिए इनके लिए। इसके पहले तो कोई विशेषज्ञ था नहीं, लेकिन अब जब इस तरह का फिर से कोरोना की आहट हो रही है तो इसमें दवाइयों को लेकर या प्रोटोकॉल को लेकर बहुत गंभीर होना चाहिए सरकार को भी। देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कोरोना वायरस उसकी 7वीं पीढ़ी का वायरस अब आया है और ये बार बार अपना पैटर्न बदलता है, बार बार अपना स्वरूप बदलता है। तो इसका उपचार क्या हो, तो WHO तय करेगा या विशेषज्ञ जो होंगे इस बीमारी के वो तय करेंगे कि किस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, किस तरह का ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाए। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हमें गाइडलाइन मिलेगी, चाहे WHO की मिलेगी, चाहे हमारे यहाँ के विशेषज्ञों की मिलेगी जिन्होंने इस बीमारी पर अध्ययन किया है, उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन सरकार निश्चित तौर पर कराएगी, क्योंकि जान बचाना और इसके संक्रमण को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। लोगों में पैनिक नहीं हो, भय नहीं हो, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खुले में अस्पताल बनाए जाएं, तो उसकी दिशा में भी सरकार मेरे ख्याल से काम कर ही रही होगी। आने वाले समय में ये महामारी नहीं फैले, इसके लिए हम जो आवश्यक कदम हो सकते हैं वो सरकार के स्तर पर उठाएं। बस शशांक जी अपनी बात रख लीजिए, बस डिबेट खत्म कर रहे हैं जी। शशांक जी रखिए अपनी बात जी। देखिए, अब प्रोटोकॉल का जहां तक पालन का सवाल है, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में शहरों में डेथ रेट क्या रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी नहीं फैली क्योंकि वहां पर आदमी अवेयर था और दूर दूर रहते थे। यहाँ शहरी क्षेत्र में जानबूझकर भाई से भाई को दूर किया है सरकार ने, इतना दहशत बना दिया। पहले तो अगर किसी के यहाँ निकल आया तो उसके चारों तरफ घर के बैरिकेड लगा दिए, मतलब ऐसी स्थिति बना दी कि हेय दृष्टि से देखने लगा कि इसको कोरोना हो गया, अब इसका क्या होगा। इस तरह के वीडियो वायरल किए सरकार ने कि मतलब आदमी डर जाए। वो डर और दहशत का माहौल मेहरबानी करके भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार जनता में ना बनाए। इसको और भी कई बार महामारियां आई है और बड़ी बड़ी महामारियों पे देश ने विजय प्राप्त की है, उसी तरह से इसको भी लिया जाए। इसको
इमोशनल ब्लैकमेल करके व्यक्ति को डराया धमकाया नहीं बिल्कुल, जाए। आपका कहना डराया धमकाया ना जाए, और लेकिन सियासत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की महामारी बीमारी में सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये किसी एक सत्ता की या एक व्यक्ति की बात नहीं है, इस सबको एकजुट होकर ही आगे लड़ना होगा। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।